Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic of electrical machines, that is losses of transformer. ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉसेस होते क्या हैं। तो किसी भी मशीन में अगर लॉसेस की बात करें तो दैट इज बेसिकली कि जितनी एक ये मान लो हमारे पास मशीन है, इसको हमने अगर इनपुट दी और वो 100 कोई भी 100% इनपुट है, ठीक है, पर हमें जो आउटपुट मिल रही है वो उसके अकॉर्डिंगली कॉरेस्पॉन्डिंग टू इनपुट हमें जो आउटपुट मिल रही है दैट इज ओनली 90%। ठीक है, जो हमें चाहिए थी वो उसका 90% हमें मिल रहा है, बाकी के जो 10% है दैट इज नोन एज द लॉस। ठीक है, वो हो सकता है किसी भी तरह का लॉस हो सकता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉसेस आर देयर। फॉर मैकेनिकल मशीनरी अलग होते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरी अलग होते हैं, मैग्नेटिक सर्किट के लिए लॉसेस अलग होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए लॉसेस अलग होते हैं, राइट। सो किसी भी तरह के लॉसेस जो है वो बेसिकली होता क्या है कि जो काम आउटपुट पे हमें नहीं मिला वो लॉस हो गया। ठीक है, हमने इनपुट पे दिया था बट आउटपुट पे नहीं आया तो दैट इज द लॉस ऑफ द सिस्टम, राइट। सो अभी इन्होंने जो बात की है वो ट्रांसफार्मर के लॉसेस की बात की है, तो हम ट्रांसफार्मर के रिलेटेड जितने भी लॉसेस होंगे वो हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। An ideal transformer is very efficient so that they don't have any energy losses. अब ideal transformer क्या होता है? This is a perfect kind of transformer जो कि जिसमें किसी तरह के losses नहीं पाए जाते हैं, and that is very efficient part of the ट्रांसफार्मर वी कैन से, राइट। कि हमें आइडियल चीज कभी भी नहीं मिलती। देयर इज नथिंग लाइक आइडियल इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, हर चीज प्रैक्टिकली में कुछ ना कुछ लॉसेस आएंगे, बट वो आइडियल की बात कर रहे हैं कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर होते हैं दे आर हैविंग नो काइंड ऑफ एनर्जी लॉसेस, which means the power supply to the transformers input terminal जो उनको इनपुट पे पावर सप्लाई की जाती है ट्रांसफार्मर को मस्ट बी इक्वलेंट टू द पावर सप्लाई टू द ट्रांसफार्मर्स आउटपुट टर्मिनल। मतलब अगर इनपुट पे हम फुल इनपुट पावर दे रहे हैं तो आउटपुट पे हमें वही पावर के कॉरस्पॉन्डिंगली जो आना चाहिए एज पर आइडियल ट्रांसफार्मर वही मिल रहा है, राइट। तो ये आइडियल ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। So the input power and output power in an ideal transformer are equal including zero energy losses. उसमें losses will be zero। जितनी input power दी उतनी ही हमें output power मिल रही है, तो they both are the equal parts in the ideal transformer. But in practice both the input and output powers of the transformer will not equal due to electrical losses within the transformer। अब वो कह रहे हैं कि practically this is not possible thing। जो हमारे ट्रांसफार्मर में जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होगा उसमें इनपुट पावर और आउटपुट पावर में कुछ डिफरेंस होगा, एंड द डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल लॉसेस, राइट। इट इज अ स्टैटिक डिवाइस बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी मूवेबल पार्ट। अब हमें पता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टैटिक डिवाइस होता है, उसमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता। सो वी कांट ऑब्जर्व मैकेनिकल लॉसेस बट इलेक्ट्रिकल लॉसेस विल अकर लाइक कॉपर एंड आयरन। अब अगर इसमें मूवेबल पार्ट नहीं है तो देयर विल बी नो मैकेनिकल लॉसेस। ठीक है, जैसे कि डीसी मशीन में मैकेनिकल लॉसेस होते हैं लाइक फ्रिक्शन लॉसेस हो गया, तो और भी होते हैं, विंडेज लॉसेस हो गया, तो वो लॉसेस इसमें नहीं होंगे बिकॉज ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। बट इसमें इलेक्ट्रिकल लॉसेस होंगे जो कि होते हैं हमारे कॉपर एंड आयरन लॉस। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। In any electrical machine, loss can be defined as the difference between input power and output power। अब loss क्या होता है? That is the difference of input power and output power। दोनों के बीच में जो गैप आएगा, जो चीज बीच में ही कहीं से गायब हो गई, that is known as loss। ठीक है, an electrical transformer is a static device, hence mechanical losses like windage and friction losses are absent in it। वो absent होंगे mechanical losses, वो नहीं मिलेंगे इसमें। The transformer only consists of electrical losses which are iron losses and copper losses। ये दो तरह के losses होते हैं जो कि हमें ट्रांसफार्मर में मिलते हैं, राइट। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। The transformer losses are similar to losses in a DC machine except that transformer do not have mechanical losses, right। तो ये डायग्राम है, आपने अपनी कॉपी में बनाना है। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लॉसेस। कौन कौन से लॉसेस होते हैं इस डायग्राम में दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे मेन लॉसेस है दैट इज आयरन लॉस। इसको हम कोर लॉस भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। अगला है कॉपर लॉस, इसको हम ओमिक लॉस भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रे लॉसेस एंड डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। ये लॉसेस बहुत मिनिमम होते हैं, लेस देन द 1% होते हैं इन द ट्रांसफार्मर, सो हम इनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते।
बाकी जो दो काइंड ऑफ लॉसेस है, दीज आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इन दिस टॉपिक, राइट। आयरन लॉसेस आगे दो तरह के होते हैं, हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस। अब ये दोनों जो लॉस है ये ऑलरेडी हम इनके बारे में सुन भी चुके हैं और आपने लास्ट सेमेस्टर में इसके बारे में पढ़ा भी होगा, हिस्टेरेसिस लॉस क्या होते हैं और एडी करंट लॉस। तो ये ट्रांसफार्मर में दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। दीज लॉसेस आर बेसिकली रिलेटेड विद द मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर एज अ मैग्नेटिक सर्किट वर्क करता है, जब उसके पास फ्लक्स फ्लो करती है कोर में, तो उसमें दो तरह के लॉसेस आते हैं, हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट, और वो क्या होते हैं उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, राइट। सबसे पहला है हिस्टेरेसिस लॉस, अपनी कॉपी पे नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉसेस होते हैं। Hysteresis loss is caused by the magnetization and demagnetization of the core as current flow in the forward and reverse direction। अब ये जो लॉस होते हैं ना, हिस्टेरेसिस हो गया या एडी करंट लॉस हो गया, ये कोर में होते हैं। मतलब हमारे पास ट्रांसफार्मर में दो चीजें होती हैं, एक तो वाइंडिंग्स होती है, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर का डायग्राम है, इसमें ये एक तो वाइंडिंग होती है दोनों तरफ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। और एक पार्ट होता है इसका कोर का, ये कोर का। अब ये कोर जो होती है दैट इज अ बेसिकली सिलिकॉन स्टील मटेरियल की होती है, और ये मैग्नेटिक मटेरियल भी बोलते हैं इसको, जिसको अगर हम करंट पास करें इसमें से तो इट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, राइट। और ये कंडक्टिंग मटेरियल भी होता है, मतलब इसमें से करंट भी पास कर सकते हैं, फ्लक्स भी पास होती है इसमें से और करंट भी पास होता है, ठीक है। तो इसमें लॉसेस आएंगे ये वाले, हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस दोनों इसमें आएंगे, राइट। अब ये कह रहे हैं कि द हिस्टेरेसिस लॉस इज कॉज्ड बाय द मैग्नेटाइजेशन। अब जो यहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉस आएगा वो क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर। मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि अगर मान लो एक मैग्नेट है मेरे पास, ठीक है, टेम्परेरी मैग्नेट है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर उधर घूम रहे होते हैं, ठीक है, डीमैग्नेटाइज होते हैं। पर जैसे ही वहां से उसमें से करंट पास कर दो, ठीक है, या उसमें से उसके अराउंड एक मैग्नेट ले आओ, और तो वो क्या करेगा, तो यहाँ से फ्लक्स लिंक करेगी, और जब इसके फ्लक्स लिंक करेगी इस कोर के ऊपर, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करंट की डायरेक्शन हमारी डिफरेंट डिफरेंट होती है इन द एसी सप्लाई, उसके कारण फ्लक्स की लिंकेज की डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी, फ्लक्स कभी इधर शिफ्ट हो करेगी कभी इधर, उसके अकॉर्डिंगली जो ये इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है, ठीक है। वो कभी इधर की तरफ नॉर्थ बना देंगे, कभी दूसरी तरफ नॉर्थ एंड साउथ बना देंगे, तो वो पोल्स चेंज होते रहते हैं। उसके कारण जो इसमें लॉस आता है, हीट प्रोड्यूस होती है, दैट इज नोन एज हिस्टेरेसिस लॉस, राइट। इन्होंने वही कहा है, इट इज कॉज्ड बाय द मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर एज करंट फ्लोज इन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। As the magnetizing force increases, the magnetic flux increases. But when the magnetic force decreased, the magnetic flux does not decrease at the same rate। अब वो कह रहे हैं कि जब हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है जो वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब उससे क्या होगा, फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी बढ़ जाता है। बट जैसे ही वो वापस अपनी पोजीशन पे आते हैं, जैसे ये है अब यहाँ पे पहुंच जाती है जब हमारी मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है, तो ये करंट जो है ऐसे बढ़ता है उसके साथ, मतलब फ्लक्स जो लिंकेज ऐसे बढ़ती है। बट जैसे ही वो वापस आती है, अब मैग्नेटाइजिंग फोर्स वापस भी आ जाए, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आती है फ्लक्स डेंसिटी की, मतलब जो डीमैग्नेटाइज होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ पार्ट्स मैग्नेटाइज रह जाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, ये आपस में फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं फ्लक्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उससे जो होगा वो हिस्टेरेसिस लॉस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। ये लूप होती है, बीएच का बोलते हैं इसको, हिस्टेरेसिस लूप इसको बोलते हैं। तो ये इसके तरह इस पैटर्न में ये जनरेट होते हैं हिस्टेरेसिस लॉसेस, राइट। When the magnetizing force reaches zero, the flux density still have a positive value. In order for the flux density to reach zero, the magnetizing force must be applied in the negative direction, ठीक है। तो ये आगे भी आपको एक वीडियो आएगी उसमें समझाया जाएगा कि ये कर्व कैसे काम करती है। The relationship between the magnetizing force H and the flux density B is shown on the hysteresis curve। इसको हम hysteresis curve बोलते हैं और लूप बोलते हैं। द एरिया ऑफ द हिस्टेरेसिस लूप shows the energy required to complete a full cycle of magnetizing and demagnetizing, and the area of the loop represents the energy lost during the process, ठीक है। अब ये जो एरिया है इसका, दिस एरिया
दिस इज बेसिकली द लॉस। ये लॉस है, ये होना नहीं चाहिए, ये कर्व में ये जो गैप है ये कम से कम होना चाहिए। जितना कम गैप होगा उतने लॉसेस कम होंगे, राइट। तो ये जो लूप है ये होनी नहीं चाहिए, मतलब ये इट शुड बी वेरी टाइटली कपल्ड, राइट। अब ये है hysteresis loop shows a relation between magnetic flux density and the magnetizing force. It is often referred to as BH loop. इसके बारे में और पढ़ते हैं। The core of the transformer is subjected to an alternating magnetizing force, and for each cycle of EMF, hysteresis loop is traced out. अब वो कह रहे हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो उसकी जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है वो अल्टर होती रहती है बिकॉज ऑफ द करंट चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होती है, फ्लक्स के कारण जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है वो चेंज होती रहती है। और ईच साइकिल ऑफ ईएमएफ, एक बार में जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का साइकिल पास करते हैं तो एक हिस्टैरिसीस लूप बनती है, ठीक है। तो ऐसे ही जो लूप है वो बार बार अपने आप को रिपीट करती है। तो उससे क्या होगा, द पावर इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट विच इज नोन एज हिस्टैरिसीस लॉस। और इसका ये इक्वेशन होती है, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये पीएच जो है ये रिप्रेजेंट करता है हिस्टैरिसीस लॉस को। ये पावर, बेसिकली ये लॉस होता है पावर में, तो इसलिए इसका यूनिट रखा हुआ है वाट्स, ठीक है। और ये किसके अकॉर्डिंग होता है, के एन मल्टीप्लाई बाय बी, बी स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, एफ multiply by F, F stands for frequency, supply frequency, and V stands for applied voltage, right? Kn क्या होता है, that is proportionality constant which depends on the volume and quality of the material. ये मटेरियल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि उसका एक कांस्टेंट होता है कि कितनी उसमें से फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम एंड मिनिमम हो सकती है, राइट। मतलब वो कितनी जल्दी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली ये जो है हिस्टैरिसीस लॉस अकर करेंगे, राइट। द आयरन और कोर लॉसेस कैन बी मिनिमाइज्ड। अब ये जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है दैट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग द सिलिकॉन स्टील मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब ये जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो मिनिमाइज कर सकते हैं हम सिलिकॉन स्टील मटेरियल को अगर यूज करते हैं, तो उससे बेसिकली क्या होता है, दिस हिस्टैरिसीस लॉस इज मिनिमाइज्ड, ठीक है। मतलब हम सिलिकॉन स्टील मटेरियल इसीलिए यूज करते हैं इन द ट्रांसफार्मर ताकि इस लॉस को कम से कम किया जा सके, बिकॉज उसकी जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा दैट इज वेरी लो, ठीक है। उससे क्या होगा, हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो भी कम हो जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग एक वीडियो है, हम वो देखेंगे, ठीक है। उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये जो हिस्टैरिसीस लॉस है ये कैसे काम करते हैं और कैसे कम हो सकते हैं, राइट। तो अभी वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। कुल मिलाकर कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे लोहा, सिलिकॉन स्टील आदि को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मटेरियल में उपस्थित यह डायपोल मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार अलाइंड होने लगते हैं। एक्सटर्नल फील्ड के नॉर्थ पोल की तरफ डायपोल का साउथ पोल अट्रैक्ट होता है और साउथ पोल की तरफ नॉर्थ। इस प्रकार एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को एक आधार मिलता है, सपोर्ट मिलता है कि वह मटेरियल में से पास हो सके मजबूती के साथ। इसी कारण से फेरामैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी यानी परागम्यता अधिक होती है और मैग्नेटिक फील्ड दूसरे माध्यम जैसे एयर की वजह फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से गुजरना पसंद करती है। यही कारण है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल मशीन्स जैसे मोटर, ट्रांसफार्मर आदि में कोर के रूप में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का उपयोग करा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड को हटाने पर डायपोल्स फिर से इधर-उधर अलाइंड हो जाते हैं और मटेरियल के अंदर उत्पन्न हुआ मैग्नेटिज्म समाप्त हो जाता है। जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटिंग नेचर की होती है जिससे कोर के अंदर डायपोल अलाइनमेंट चलता रहता है। अलाइनमेंट के दौरान डायपोल्स की बाउंड्री आपस में रगड़ती है, फ्रिक्शन उत्पन्न होता है और हीट उत्पन्न होती है जो किसी काम की नहीं होती। इसे ही हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। हिस्टेरिसिस लॉस को हम बीएच कर्व की हेल्प से भी समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे ट्रांसफार्मर की कोर में यूज़ करते हैं सिलिकॉन स्टील। इसमें सारे डायपोल्स का अलाइनमेंट इधर उधर होता है और इन डायपोल्स का अलाइनमेंट ऐसा होता है कि ये एक दूसरे के मैग्नेटिज्म को कैंसिल आउट कर देते हैं।
अब हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं जिसे BH कर्व कहते हैं। यह ड्रॉ होता है H, यहाँ पर H एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है और B के बीच में। यहाँ पर B क्या है? B है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड दी मटेरियल। तो शुरुआत में जब कोई भी फील्ड, आप यहाँ देख सकते हैं कोई भी फील्ड नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करी गई है, मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी 0 होगी, क्योंकि सारे डायपोल्स इधर उधर अलाइंड हैं और एक दूसरे के मैग्नेटिज्म को कैंसिल कर देंगे। फिर जब हम इस मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब क्या होगा? आप देख सकते हैं कुछ डायपोल्स इस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइंड हो चुके हैं और यह मटेरियल क्या हो गया? मैग्नेटाइज हो गया। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाती है। लगभग सारे डायपोल्स अलाइंड हो जाते हैं और फिर इसके बाद यह मटेरियल फर्दर मैग्नेटाइज नहीं होगा। इस वजह से आप देख सकते हैं यह कर्व धीरे धीरे जाके यहाँ पर फ्लैट हो जाता है। इसके बाद हम कितनी भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएं एक्सटर्नली, मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और इस कंडीशन को कहते हैं कंडीशन ऑफ सैचुरेशन। यहाँ पर मटेरियल में सैचुरेशन आ गया, इससे ज़्यादा यह मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। इसी प्रकार अब हम एक्सटर्नल फ्लक्स को कम करेंगे तो वापस से ये जो डायपोल्स हैं इधर उधर अलाइंड होंगे और अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कम कर कर 0 कर दें तब हम देखेंगे कि यहाँ पर मटेरियल में थोड़ा सा मैग्नेटिज्म रह जाता, मटेरियल के अंदर थोड़ी सी फ्लक्स डेंसिटी रहती है, थोड़ा सा मैग्नेटिज्म रह जाता है। इसे बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है BR से। यह इसलिए है क्योंकि सारे डायपोल्स वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन में अलाइन नहीं हो पाए। आप देख सकते हैं यह डायपोल, यह डायपोल, यह डायपोल अभी भी एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है, जिसकी वजह से मटेरियल के अंदर थोड़ा सा मैग्नेटिज्म बच जाता है। अब इन डायपोल्स को वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन में लाने के लिए हमें मटेरियल को विपरीत दिशा में मैग्नेटाइज करना होता है। उसके लिए हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। यहाँ से लेकर जैसे जैसे हम रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे धीरे धीरे ये डायपोल्स वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन में आएंगे और इधर आने पर आप देख सकते हैं मटेरियल के अंदर जो फ्लक्स डेंसिटी है वो 0 हो जाएगी। उसके लिए हमें कितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी? वो लगभग उसकी स्ट्रेंथ होगी इतनी। इसे बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स वह फोर्स है, वह मैग्नेटिक फील्ड है जिसे विपरीत दिशा में अप्लाई करना होता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए। इसी प्रकार में हम नेगेटिव डायरेक्शन में, ये देख सकते हैं हमने नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है और हम और भी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो फिर यह डायपोल्स विपरीत दिशा में अलाइंड होना शुरू हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं काफ़ी सारे डायपोल्स नेगेटिव डायरेक्शन में अलाइंड हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पूरे डायपोल्स अलाइंड हुए नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ग्राफ हमें लगभग थोड़ा सा लीनियर मिलेगा। उसके बाद जैसे जैसे सैचुरेशन आना स्टार्ट होगा यह ग्राफ हमारा ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे हमने एक लिमिट से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे उसके बाद हमारा मटेरियल फर्दर मैग्नेटाइज नहीं होगा क्योंकि सारे ही डायपोल अलाइंड हो चुके होंगे। अगेन दूसरी दिशा में नेगेटिव डायरेक्शन में भी आपका सैचुरेशन आ जाएगा। वही प्रोसेस अगेन रिपीट होगी। हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कम करेंगे तो यह डायपोल्स वापस से इनिशियल पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वापस से रिड्यूस करा और हमारे मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म की फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू इतनी होगी। और इस बार भी वही होगा, हम जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को पूरी तरीके से हटा देंगे उसके बाद भी हमारे जो डायपोल्स हैं वो कुछ डायपोल्स अलाइंड रह जाएंगे। अगेन मटेरियल के अंदर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बच जाएगा और इस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए हमें इस बार से विपरीत दिशा में, यानी हमें मटेरियल को वापस से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हमें मैग्नेटाइज करना होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हम इतनी पॉजिटिव फील्ड हमें अगेन लगानी पड़ेगी ताकि हमारा मटेरियल के जो डायपोल्स हैं वो पूरी तरीके से इधर उधर अलाइंड हो जाए और हमारे मटेरियल का रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए। तो इस प्रकार से यह कर्व ऐसे फॉलो होता रहेगा। हम पॉजिटिव डायरेक्शन में फील्ड को लगाएंगे, हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज होगा, सैचुरेशन आएगा, फिर एक्सटर्नल फील्ड को हटाने पर मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म रह जाएगा। उस मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए हमें विपरीत दिशा में मैग्नेटाइज करना
होगा, फिर जाके हमारे मटेरियल के अंदर फ्लक्स डेंसिटी 0 होगी, फिर अगेन हमें नेगेटिव डायरेक्शन में और ज़्यादा हम मैग्नेटाइज करेंगे एक्सटर्नल फील्ड की हेल्प से, तो अगेन सैचुरेशन आएगा और ये कर्व फॉलो होता रहेगा। हमारे मटेरियल हर मटेरियल के लिए हिस्टैरिसीस कर्व डिफाइन होता है। जिन मटेरियल के हिस्टैरिसीस कर्व के अंदर ज़्यादा एरिया होता है उनमें हिस्टैरिसीस लॉस ज़्यादा होता है, और एक आइडियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, उसके अंदर इस कर्व के अंदर का जो एरिया है वो 0 होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब जैसे जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे मटेरियल के अंदर फ्लक्स डेंसिटी लीनियरली बढ़ेगी, और फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को 0 करने पे फ्लक्स डेंसिटी भी 0 हो जाएगी। इसका मतलब आइडियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो हिस्टैरिसीस कर्व होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन, और उसके अंदर जो एरिया होगा वो 0 होगा, यानी उसके अंदर कोई हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होगा। लेकिन यह जी, तो इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया है कि हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है और कैसे प्रोड्यूस होते हैं और कैसे उसकी बीएच कर्व बनती है, जिसको हम हिस्टैरिसीस लूप भी बोलते हैं। तो वो जब भी हम एसी वोल्टेज देंगे ना ट्रांसफार्मर को, तो ये हिस्टैरिसीस लूप बनेगी ही बनेगी, उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते किसी भी हालत में। जब भी हम किसी भी मैग्नेटिक सर्किट को एसी सप्लाई देंगे या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, तो ये लूप बनेगी बनेगी। इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं? बाय यूजिंग द सिलिकॉन स्टील मटेरियल, राइट। नेक्स्ट हमारा लॉस है दैट इज एडी करंट लॉस। ये लॉस क्या होता है? ये भी अनदर टाइप ऑफ आयरन लॉस है, मतलब ये भी कोर में होता है। दिस इज आल्सो नोन एज कोर लॉस। इसमें क्या होता है? व्हेन द फ्लक्स लिंक्स विद द क्लोज्ड सर्किट, जब जो फ्लक्स है वो किसी क्लोज सर्किट के साथ लिंक करती है, मतलब जैसे जैसे जहाँ कंडक्टर हो, जहाँ से करंट पास कर सकता हो, अगर उसके साथ फ्लक्स लिंक करेगी तो क्या होगा? एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट एंड द करंट फ्लोस। ये हम सभी जानते हैं, फैराडे लॉ में लिखा है। The value of the current depends on the amount of EMF around the circuit and the resistance of the circuit. अब उसमें से जो करंट कितना फ्लो करेगा वो डिपेंड करता है कितनी ईएमएफ जनरेट हुई उस सर्किट में, ठीक है, और कितनी उसकी कम से कम रेजिस्टेंस है, राइट। सिंस द कोर इज मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, हमें पता है कि ये जो कोर होती है, जो हमारे पास ट्रांसफार्मर की कोर होती है, दैट इज आल्सो ए कंडक्टिंग मटेरियल। सो द ईएमएफ सर्कुलेट करंट्स विद इन द बॉडी ऑफ द मटेरियल। तो इसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, और वो ईएमएफ जो है वो ऐसे ऐसे घूमेगी इसके, इस कोर के। जितनी बड़ी कोर होगी उतनी वो जो है एक एडी, इसको हम बोलते हैं एडी। इस जो सर्कुलर बवर बवर होता है ना, बवर मतलब ये एक नदी का पानी जो अपने ही एक सेंटर के इर्द गिर्द घूमता रहता है, तो दैट इज कॉल्ड एडी, ठीक है। तो ये करंट भी ऐसे ही घूमता रहेगा, ऐसे छोटे छोटे जो है वो पार्ट्स बनाता रहेगा। दिस इज दिस काइंड्स ऑफ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एडी करंट। दीज सर्कुलेटिंग करंट्स आर नोन एज एडी करंट्स। दे विल अक्कर व्हेन द कंडक्टर एक्सपीरियंस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और ये भी होंगे ही होंगे इन एनी काइंड ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स, एडी करंट लॉस विल बी देयर, ठीक है जी। बट इनको भी मिनिमाइज किया जा सकता है। वो कैसे करेंगे वो आगे मैं आपको बताऊंगा। एज दीज करंट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग एनी यूजफुल वर्क, इट प्रोड्यूसेस अ लॉस। अब ये जो बेसिकली ईएमएफ इंड्यूस होगी इस कोर में, ये अपने इर्द गिर्द करंट प्रोड्यूस करेंगे, और वो करंट किसी काम का नहीं होता, मतलब उससे किसी कोई यूजफुल वर्क नहीं हम ले सकते। तो वो क्या है? इट प्रोड्यूसेस अ लॉस। वो वहां पे हीट प्रोड्यूस करेगा। जहां पे ये सर्कुलर पार्ट घूमता रहेगा वहां पे ये हीट बनाना है, मतलब वहां से ट्रांसफार्मर जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज नोन एज एडी करंट लॉस, ठीक है जी। द एडी करंट लॉस इज मिनिमाइज्ड बाय मेकिंग द कोर विद थिन लैमिनेशन। अब कोर में जो हम छोटे छोटे पार्ट्स कर देते हैं उस कोर के और लैमिनेट करते हैं उसको, उससे जो ये एडी करंट लॉस है दैट कैन बी मिनिमाइज, ठीक है। लास्ट टाइम हमने हिस्टैरिसीस में पढ़ा था, वो कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? जब हम सिलिकॉन स्टील मटेरियल यूज करते हैं। ऐसे ही एडी करंट लॉस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? जब हम इस ट्रांसफार्मर, जैसे ये देखो ये ट्रांसफार्मर है, इसकी अगर पूरी कोर एज इट इज मैं लगा दूं तो ये एडी करंट लॉस का उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट होगा। पर अगर उसको थिन लैमिनेट, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में काट के देन हर पार्ट को अलग से लैमिनेट कर दें, तो क्या होगा? उससे एडी करंट लॉस कम हो जाएगा। ये देखो ये देखो, ये इसका इम्पैक्ट जो है दैट इज लेस देन दिस पार्ट, राइट। सो ये कम हो गया यहाँ पे। एडी करंट इन लैमिनेटेड कोर्स आर स्मॉलर देन दोज इन सॉलिड कोर्स, ठीक है। तो
इसके रिलेटेड भी एक वीडियो है, आप वो देखिए, एडी करंट लॉस भी आपको समझ आ जाएगा। समझ में आ सके। एडी करंट लॉसेस को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एडी का मतलब होता है हिंदी में भंवर, ठीक है, इसको भंवर बोला जाता है। तो भंवर क्या होता है आपको पता होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि भंवर किसको बोला जाता है, ठीक है। ये देखिए, भंवर उसको बोलते हैं जब कोई भी नदी या तालाब में पानी इस तरीके से एक ही जगह पे घूम रहा हो, ठीक है, तो उसको भंवर बोला जाता है। ओके, तो इन इमेजेस को आप अपने माइंड में रखिएगा ताकि जब हम आगे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अगर आपको ट्रांसफार्मर की वर्किंग का पता है कि हमारा ट्रांसफार्मर किस तरीके से वर्क करता है और किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो आपको एडी करंट लॉसेस जो है वो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर हमारा, जैसे कि आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसके ऊपर हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है, या फिर म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। तो देखिए, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, यहाँ पे मैं आपको पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं बताऊंगा क्योंकि फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और इसी इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। ये तो आपको पता लग गया कि अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर हम किसी भी कंडक्टर में इस तरीके से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर लिंक करता है तो उसमें क्या होगा, हमारे कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और उस ईएमएफ के इंड्यूस होने से जो है वो करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना आप समझ लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि बहुत सारी लैमिनेशन की कोर होती है और उन कोरों के दोनों तरफ 2 वाइंडिंग होती है हमारी। पहली वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी वाइंडिंग होती है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। अब आपको पता होगा प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो दोनों ही एक दूसरे के साथ में इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होती है। इलेक्ट्रिकली कनेक्ट का मतलब जब हम एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर के साथ में इस तरीके से जोड़ देते हैं या फिर एक तार को हम दूसरे तार के साथ में इस तरीके से अगर जोड़ देते हैं तो उसे कहते हैं कि ये दोनों वायर हमारी इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ही जो वाइंडिंग है हमारी, ये दोनों एक दूसरे के साथ में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। इन दोनों को हमने एक कोर के ऊपर वाइंड किया हुआ है। तो अब होता क्या है कि जब हम प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई के साथ में कनेक्ट करते हैं तो इस पूरे ही कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो घूमने लग जाता है इस तरीके से। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स घूमने लगता है तो क्या होता है कि जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है, इस सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में लिंक करता है तो इस वाइंडिंग में भी हमारी ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है जो कि हमको आउटपुट में मिल जाती है। तो इस तरीके से हम क्या काम करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग को वोल्टेज देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग से हमको आउटपुट मिल जाता है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर की अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहां से ट्रांसफार्मर का कंप्लीट डिटेल वीडियो देख सकते हैं। वो हमने आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी, तो वो डिटेल में आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल डीप नॉलेज आपको उस वीडियो में नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ आपको समझ में इसका वर्किंग आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और उसके बारे में और भी अगर डिटेल में अगर आपको जानना है तो वो आपको मिल जाएगा उस वीडियो में, ठीक है। तो ये तो आपको पता लग गया होगा कि भाई ट्रांसफार्मर में हम प्राइमरी में सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी में हमको आउटपुट मिल जाता है, वो हमको मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, या फिर जो हमारा चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उससे हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग लिंक करती है और हमको वोल्टेज मिल जाता है। इतना आपको पता होगा, लेकिन आपको हर कोई यही बताता है कि भाई एडी करंट लॉसेस जो होते हैं वो हमारे कोर में होते हैं, ट्रांसफार्मर की कोर में होते हैं, और अगर हम ट्रांसफार्मर की कोर को लैमिनेट कर दें तो एडी करंट लॉसेस को कम किया जा सकता है। बिल्कुल सही, ऐसा ही होता है। लेकिन एडी करंट लॉसेस होते क्या है, एडी करंट लॉसेस क्यों होते हैं ट्रांसफार्मर में, वो आपको समझना जरूरी है। देखिए, हमने यहाँ पे क्या बात करी थी, हमने यहाँ पे बात करी थी कि जब भी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हमारे किसी भी कंडक्टर से अगर लिंक करता है तो उस केस में क्या होगा, उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगी और उसी ईएमएफ की
इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट भी इंड्यूस होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी यही हो रहा है। अब हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो कंडक्टर है, प्राइमरी वाइंडिंग ये भी कंडक्टर है, लेकिन हमारे जो ये कोर है, जिन कोरों के ऊपर ये दोनों वाइंडिंग वाइंड हुई है, ये भी तो हमारा कंडक्टर है। तो जब हमारा प्राइमरी वाइंडिंग को हमने सप्लाई से के साथ में कनेक्ट किया और सेकेंडरी वाइंडिंग से हमको आउटपुट मिल गया, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग पे हमारा वोल्टेज इंड्यूस हुआ क्योंकि ये कंडक्टर था। तो हमारा ट्रांसफार्मर में जो हमने कोर को इस्तेमाल किया है ये भी तो कंडक्टर है, इनमें भी तो वोल्टेज इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी ना, इनमें भी करंट इंड्यूस होगा। तो यही हमारा एडी करंट लॉसेस की वजह बनता है। किस तरीके से, ये देखिए, ये हमारा एक कोर है। अब क्या होगा, जब हम यहाँ पे इस कोर में जब वोल्टेज इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो सीधी सी बात है ना कि भाई यहाँ पे हमने बात करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, तो इस कोर में, तो ये कोर भी हमारा एक कंडक्टर है, तो इस कोर से भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो, मतलब कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इस कंडक्टर के साथ में भी लिंक कर रहा है, इस कोर के साथ में भी लिंक कर रहा है। तो इस कोर के साथ में लिंक करने से क्या होता है, जो इस कोर का ये आगे ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस में क्या होता है, इस तरीके से ये करंट जो है वो भंवर, मतलब कि एक भंवर की तरह बनता है, ठीक है। इस तरीके से ये अब यहीं पर ही गोल गोल घूमने लगता है, ठीक है, स्प्रिंग की तरह, और इसी को एडी करंट बोला जाता है। और यही यहाँ पे इस तरीके से घूमने लग जाता है। तो क्या होगा, लैमिनेशन जो कोर जो होती है हमारी, लैमिनेटिंग कोर जो होती है, उन कोर का, उस कोर का साइज छोटा इसलिए ही किया जाता है ताकि जो यहाँ पे एडी करंट जो है वो यहाँ पे जो घूम रहा है इस तरीके से, इसका साइज कम से कम किया जा सके। अभी देखिए, ये हमारा एक कोर है और इस कोर के ऊपर वाइंडिंग हुई है, ठीक है, ये वाली वाइंडिंग है इस कोर के ऊपर। अगर इस कोर का साइज अगर इतना बड़ा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से ये करंट जो है यहीं पे घूमता रहेगा, ठीक है, यहीं पे हमारा ये घूमता रहेगा, जिसकी वजह से ये हीट जनरेट करेगा इस कोर में। अब देखिए, लेकिन अगर हम इस कोर का साइज और छोटा कर दें, यानी कि इस कोर को अगर हम दो हिस्सों में बांट दें और बीच में इस कोर को हम लैमिनेट कर दें, यानी कि जो दो हिस्से हो गए हैं अब ये, इस हिस्से को हम अलग, मतलब इस हिस्से, ये हिस्सा अलग हो गया और ये वाला हिस्सा अलग हो गया। अब हम इन दोनों ही हिस्सों को लैमिनेट कर दें और लैमिनेट करने के बाद अगर आपस में जोड़ दें तो क्या होगा, अब जो पहले जो हमारा यहाँ पे ये इतने बड़े हिस्से में एडी करंट जो है ये घूम रहा था, वो अब इसके जो घूमने का जो एरिया हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा और ये सिर्फ इतने जगह पे घूमने लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये दूसरे कोर में भी इस तरीके से यहाँ पे घूमने लगेगा। तो देखिए, अभी हमने क्या काम किया, पहले यहाँ पे हमने सिर्फ दो पार्ट किए थे इस कोर के, अब हमने इस कोर के 4 हिस्से कर दिए। तो 4 हिस्से करते ही जो एडी करंट का जो एरिया था वो और भी कम हो गया, ठीक है, इस तरीके से और भी कम हो गया, है ना, और भी कम हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, एडी करंट लॉसेस जो होंगे वो और भी कम होने लग जाएंगे हमारे, क्योंकि हमने एरिया और भी कम कर दिया। लेकिन अगर हम इसका एरिया और कम कर दें तो यहाँ पे जो है वो और भी कम इसको एरिया मिलेगा एडी करंट को। यहाँ पे इसके सरफेस में जो ये घूम रहा है, जो भंवर बना रहा है, वहां पे इसको और भी कम एरिया मिलेगा। तो इसलिए हम क्या काम करते हैं, एडी करंट को, लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग जिन कोरों को यूज करते हैं, पहली बात तो उनकी थिकनेस ही काफी कम रखी जाती है ताकि एडी करंट लॉस जो है वो कम से कम हो, और हर एक कोर को आपस में लैमिनेट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि बीच का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा एडी करंट हमारे उतने ही कम होंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे, अगर मान के चलो, अगर हम यहाँ पे इन दोनों कोरों को लैमिनेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों ही मतलब इतने सारे कोर को आपस में मिलाने का कोई फायदा नहीं होगा और ये भंवर जो है ये फिर से ही इतने बड़े एरिया में बनेगा। तो जितने बड़े ज्यादा एरिया में बनेगा उससे क्या होगा, हीट जनरेट होगी, ठीक है, इससे हीट जनरेट होगी, और ये हीट जो जनरेट होगी हमारी वो होगी I2R लॉसेस की वजह से। तो देखिए, अगर अब हमको एडी करंट लॉसेस को निकालना है किसी भी ट्रांसफार्मर में, अगर हमको एडी करंट लॉसेस को कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले से हम उसको निकाल सकते हैं, जहां पे PE जो है हमारा, वो है हमारा एडी करंट लॉसेस। तो एडी करंट लॉसेस जो होंगे वो हमेशा वॉट में निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। जो भी हमारे यहाँ पे पावर की हानि हो रही है, जो भी हमारे यहाँ पे पावर लॉसेस जो हो रहे हैं, क्योंकि हीट जनरेट हो रही है तो यहाँ पे कुछ पावर लॉस हो रहा है ना, तो उसी पावर लॉस को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो पावर लॉस हो रहा है तो यहाँ पे हम वॉट में निकालेंगे, ठीक है। तो KE जो है ये हमारा मटेरियल डिपेंडेंट कांस्टेंट है, V जो है हमारा ये मटेरियल वॉल्यूम है, और F जो है हमारी वो सप्लाई
फ्रीक्वेंसी है, जो भी हम प्राइमरी वाइंडिंग को जो सप्लाई दे रहे हैं ना, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो हमारी एफ है। टी जो है वो लैमिनेशन थिकनेस है, लैमिनेशन की जो थिकनेस है वो क्या है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे टी है। और बी मैक्स जो है वो है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम यहाँ पे एडी करंट लॉसेस को निकाल सकते हैं। तो दिस वाज आवर एडी करंट लॉस। आपको समझ आ गया होगा ये लॉस इट इज डिफरेंट फ्रॉम द हिस्टैरिसीस लॉस, और इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द थिन लैमिनेशंस ऑन द ट्रांसफार्मर कोर, राइट। तो इसकी जो इक्वेशंस है एडी करंट लॉस की वो हमारे पास सामने है। इसमें देखिए आप, ये पी स्टैंड्स फॉर एडी करंट लॉस और ये पावर लॉस होता है, इसलिए इसका यूनिट इज वाट, ठीक है। के ई स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ एडी करंट की कितना मटेरियल का कितने कांस्टेंट है कि कितना वॉल्यूम है कि वो कितना ज्यादा एडी करंट को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल लाइक वॉल्यूम एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कोर मटेरियल एंड थिकनेस ऑफ लैमिनेशन। बीएम स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, ये भी मटेरियल की अपनी होती है। टी स्टैंड्स फॉर थिकनेस ऑफ लैमिनेशन इन मीटर, एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी, बी स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंगली ये जो लॉस होगा ये स्केयर्स में जो है वो बढ़ता है, ठीक है। मतलब विद जितना जितनी भी होगी इसकी क्वांटिटी, उसका स्केयर होके वो उस पावर को जनरेट करेगा, लॉस को जनरेट करेगा, राइट। सो दिस वाज एडी करंट लॉस। ये दोनों हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस आर द पार्ट्स ऑफ आयरन लॉस और कोर लॉस, ठीक है, और ये फिक्स्ड होते हैं। नेक्स्ट इज कॉपर लॉस। कॉपर लॉस को हम ओमिक लॉस भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉपर लॉस क्यों बोला गया इसमें? अब हमारे ट्रांसफार्मर में कॉपर की कौन सी चीज होती है जो कॉपर लॉस बना दिए गए? तो हमारी जो वाइंडिंग्स होती है दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। दोनों वायर से होती है, दोनों जो वाइंडिंग्स होती है दैट आर मेड अप ऑफ कॉपर, और उनमें जो लॉस आएगा दैट इज नोन एज कॉपर लॉस, ठीक है। और ओमिक लॉस का क्या मतलब है? ओम स्टैंड्स फॉर रेजिस्टिविटी, इट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ओमिक लॉस मतलब जो उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी जिसके कारण जो उसी कॉइल में जो इंटरनल हीट प्रोड्यूस हुई और वो लॉस हीट बन के लॉस बाहर आ गई, उसको हम बोलते हैं ओमिक लॉस, ठीक है। These losses occur due to ohmic resistance of the transformer winding, और ये लॉस क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द ओमिक रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है वाइंडिंग्स की, उनके कारण ये लॉसेस जो प्रोड्यूस होते हैं। इफ I1 एंड I2 आर द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी करंट, अगर प्राइमरी साइड में हमने I1 करंट दिया और सेकेंडरी साइड में हमें I2 करंट मिल रहा है, एंड जो प्राइमरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है दैट इज R1 और सेकेंडरी साइड की रेजिस्टेंस इज R2, then the copper losses occurring in the primary and secondary winding will be I square R1 and I2 square R2 respectively। अब दोनों में अलग अलग लॉसेस होंगे और वो किस पे डिपेंड करेंगे? I square R पे। I square R क्या होता है? That is the power loss occurred in the both of the windings, right? So the total copper losses will be PC जो है that stands for copper loss, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? दोनों वाइंडिंग्स में जो लॉस होगा इसके आर के अकॉर्डिंगली उन दोनों का सम इज टोटल कॉपर लॉस, ठीक है। दीज लॉसेस वेरीड अकॉर्डिंग टू द लोड। जैसे जैसे लोड चेंज होगा, हम लोड चेंज करेंगे तो I1 I2 की वैल्यू चेंज होगी, करंट चेंज होता है एज पर द लोड, उसके कारण जो हमारे लॉसेस है वो भी बढ़ते जाएंगे। मतलब विद द लोड करंट, जो विद द करंट द लॉसेस विल बी मोर, ठीक है। और जब हम लोड कम कर देंगे देन दीज लॉसेस विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है। दीज आर नोन एज वेरिएबल लॉसेस। अब ये जो लॉसेस होते हैं कॉपर लॉस और ओमिक लॉस, दीज आर वेरिएबल लॉसेस, और ये वेरी करते हैं, डिपेंड करते हैं लोड पे। दीज वेरी एज द स्केयर ऑफ द लोड करंट, और ये किस पे डिपेंड करते हैं? स्केयर ऑफ द करंट, ठीक है। जो लोड पे करंट आएगा उसका स्केयर पे जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंगली ये जो कॉपर लॉसेस चेंज होंगे, राइट। सो दिस वाज आवर टॉपिक ऑफ लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको इश्यूज हैं तो हम ऑनलाइन सेशन में क्लियर कर सकते हैं, राइट। थैंक यू।